नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि इंटरनेशनल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की कड़ी में हम फोर्थ लेक्चर मतलब स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है अपने भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए और ख़ासकर भारत की महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रवाद 1947 के बाद रहा, पनपा, फला, फूला, और 1947 के पहले जो हमारा राष्ट्रवाद था, हम उनमें अंतर समझेंगे। प्लस हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सच में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है और नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल में इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो भी वीर सपूत थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किस प्रकार का राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, हम इस पर चर्चा करेंगे। और 1947 के बाद हमारे देश के जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी हमारे राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को पनपाया, फला और फूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, यानी कि नेशन प्लस ओलिज्म, एलिज्म यानी नेशनलिज्म, यानी कि इसका मतलब होता है नेशन, इसका मतलब वाद, यानी कि राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप राष्ट्रवाद से रूबरू कराऊंगा कि आखिरकार राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और सच में राष्ट्रवाद क्या होता है। मैं आपको पहले ट्रेडिशंस डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद में मॉडर्न डेफिनेशन भी काम करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल राष्ट्रवाद और मॉडर्न राष्ट्रवाद में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द कलेक्टिव aspirations, the collective aspirations of a nation, that engage in a political, in a power struggle, power struggle power struggle to achieve political struggle. Political struggle. Political objective, sorry. आप इसको, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसको हिंदी में लिखा के फिर समझाते हैं कि एक्चुअली नेशनलिज्म क्या होता है। आप इसको 1 मिनट की नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक
सामूहिक आकांक्षा जो किसी राजनीतिक आकांक्षा जो किसी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए शक्ति संघर्ष में लिप्त रहे। शक्ति संघर्ष में लिप्त रहे। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो आधुनिक परिभाषा वो भी आपको नोट डाउन करके देता हूँ। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? दोज टू फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज is called nationalism. अभी मैं इसको ऊपर भी नोट डाउन कर दूंगा। अब इसको नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल में जब हमारा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात कर रहा था, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की बात कर रहा था, तो उस समय का जो राष्ट्रवाद था वो आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए और स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि भारत उस वक्त गुलाम था, यानी भारत उस वक्त अंग्रेजों के अधीन था। भारत की जो भी जजमेंट थे, जो भी फैसले थे, वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो अंग्रेज लेते थे। भारतीयों का जजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर रखा था। भारत की जो भी मतलब कि जो आर्थिक स्रोत थे वो कहीं के ब्रिटेन की ओर जा रहे थे। चाहे आपका भारत की गोल्ड हो, सिल्वर हो, या आपका फ्रूट ग्रेन हो यानी अनाज हो, ठीक, चाहे आपका हैंडीक्राफ्ट हो, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सारे भारत के जो भी बिजनेस था यानी धंधे थे, भारत की जो कृषि थी और भारत के जो मतलब कि जो भारत के जो खजाने थे उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया। इसको लेकर के जब हमारे मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका अपोज करना स्टार्ट किया, तो अपोज करना जब स्टार्ट किया तो वहीं से अंग्रेज और इंडिया आपस में मतलब कि आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। और जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो उस कॉन्फ्लिक्ट में पहले जब कॉन्फ्लिक्ट था तो बहुत छोटे स्तर पर लोगों ने मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष में पार्टिसिपेशन किया। लेकिन 1857 का जो एक रिवॉल्ट था वो एक टर्निंग पॉइंट था, यानी देश के इतिहास में एक पहला ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से हम लोग राष्ट्र की ओर मतलब कि राष्ट्र की ओर हम अग्रसित हो चुके थे। वहीं से भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपना स्टार्ट हुआ, वहीं से राष्ट्रवाद के बीज बोए जाने लगे। वहीं से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे उस वक्त के जो राजा थे, जो भी किंग थे, या जो भी वहाँ के जो मतलब कि समाज सुधारक थे, या जो भी उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी थे, वहीं से उन्होंने राष्ट्रवाद का बीज बोना स्टार्ट कर दिया। और आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता लेकर के आज तक कहीं न कहीं हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना रही है। हाँ, कुछ अगर पीरियड को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल बलवती रही है। तो जब 1857 के बाद फिर रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी
का उदय हुआ। और कांग्रेस पार्टी का मतलब उद्देश्य ही यही था कि भारत को कैसे राष्ट्रवादी बनाया जाए, यानी हमारे देश के जो लोग हैं उनको कैसे भारत की मिट्टी के साथ जोड़ा जाए, उनकी कैसे उनके इमोशंस को इस मिट्टी के साथ जोड़ा जाए जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपे। और उसके लिए हमारे देश के मतलब कि लीडरों ने, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, राजगुरु हो, सुखदेव जी हो, इन लोगों ने अथक प्रयास किया ताकि इस देश को एक राष्ट्र से राष्ट्रवाद में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि लोग अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप जाए कि ये मेरी मिट्टी है, ये हमारी जमीन का टुकड़ा है और इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। अगर कोई इस पर दूसरा अधिकार जमाता है तो हम उसको यहाँ से खदेड़ मतलब भगा देंगे और हम अपनी मिट्टी के मतलब इस जमीन टुकड़े पर हम खुद जजमेंट लेंगे, यानी भारतीय खुद जजमेंट लेंगे, आप कौन होते जजमेंट लेने वाले। उसके लिए आपने मतलब कि जब अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो मॉडर्न इंडिया में साफ साफ मेंशन है कि पहले तो एक भारत माता की चित्र बनाया गया ताकि मतलब कि एक लोगों का जुड़ाव हो, मतलब कि एक भारत माता के साथ में एक मतलब कि एक इमोशनल मतलब कि एक इमोशन क्रिएट किया गया भारत माता के समर्पण के लिए। और तो कि चूँकि भारत में जो मतलब कि माँ होती है उसके प्रति सबका इमोशनल लगाव होता है, सबका एक जुड़ाव होता है कहीं की माता के प्रति। तो वही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मतलब कि भारत माता के एक चित्र को बनाया और लोगों से कहा कि ये हमारी भारत माता हैं, ये गुलाम हैं, ये परतंत्र हैं, ये गुलामों की जंजीरों से जकड़ी हुई हैं, हमें इनको आज़ाद कराना है और आज़ादी के लिए हम सबका एक होना जरूरी है, हम सबका सहयोग होना जरूरी है। यानी कि जब तक हम एकजुट सहयोग नहीं करेंगे, जब तक भारत के लोग एक नहीं होंगे, तब तक यहाँ से ब्रिटिश नहीं जाएंगे। उसके बाद में गणेश उत्सव स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। उसके बाद में तिलक जी ने मतलब कि शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो भी मतलब कि कार्यक्रम जो भी प्रोग्रामिंग ये हो रही थी, ये केवल एक राष्ट्रवाद की भावना को ओतप्रोत करने के लिए की जा रही थी ताकि हमारे भारतीय कहीं ना कहीं इस राष्ट्रवाद की भावना के साथ जुड़े और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़े। उसके बाद में 1905 में स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें मतलब कि कांग्रेसियों ने, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया। वहाँ से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना मतलब बलवती होती गई, क्योंकि लगभग स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट में बहुत सारे भारतीयों ने स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी अपना कंट्रीब्यूशन निभाया। महिलाओं ने भी दारू के ठेकों पर, महिलाओं ने मतलब कि अंग्रेजी कपड़ों की दुकानों पर मतलब कि धरना प्रदर्शन किया, अंग्रेजों की लाठियाँ खाई, अंग्रेजों की लाठियाँ खाई और लाठियाँ खाने के बाद में लाठियाँ खाई, साथ ही साथ उनको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। तो देखिए मतलब कि कहने का मतलब ये है कि परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा, यानी जैसे कि भारत के प्रेजेंट टाइम में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। मान लिया एक फैमिली और फैमिली में एक फादर हैं, एक मदर हैं और उनके 5 बच्चे हैं, और जो घर का जो जजमेंट है वो उसके फादर या मदर ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई आप पर रिलेटिव आकर के धीरे धीरे आपकी माँ को अपने पक्ष में कर ले या बच्चों को पक्ष में कर ले और हुआ ये कि फादर का अपोज करना स्टार्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो घर है वो कहीं ना कहीं मतलब कि सॉवरेन नहीं रह जाता है, यानी भारत जो घर के जजमेंट है वो कोई और लेने लगता है। तो उसके बाद पिताजी ने क्या किया कि घर के बच्चों को एक करना स्टार्ट किया, उनके लिए बताया कि देखो ये हमारा घर है, इससे हमारी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर हम इस घर को छोड़ अगर हम घर से इस भाग जाएंगे तो कहाँ रहेंगे जा करके। तो मतलब कि फादर ने कई मतलब कि स्रोतों से अपने बच्चों को समझाया और समझा करके जो जजमेंट रहता उसका अपोज किया। तो वही बात कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा, यानी कि जो भारत के लोगों की जो सामूहिक आकांक्षा जो किसी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, शक्ति संघर्ष में लिप्त हो। तो पहले क्या था, पहले अंग्रेज थे, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना अपना रही थी। उसके बाद में गांधी जी की एंट्री स्टार्ट हुई, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में तो कमाल करके दिखा दिया।
राष्ट्र उन्होंने क्या लोगों को मतलब कि एक करने की पुरजोर कोशिश की और 1920 में रिजल्टेंट सामने था। भारत की लगभग पूरी जनसंख्या मतलब गांधी जी के साथ जुड़ चुकी थी। कहीं ना कहीं गांधी जी ने राष्ट्रवाद की भावना को मतलब कि भावना को काफ़ी एक्सटेंशन किया था, मतलब पूरे देश में बलवती कर दी थी कि मतलब कि राष्ट्रवाद के प्रति। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी काफ़ी राष्ट्रवाद के लिए काम किया और कहने की राष्ट्रवाद की भावना को पूरे देश में फैलाने का काम किया, प्रसारित करने का कार्य किया। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो उस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो आज़ादी के लिए, वो फ्रीडम के लिए, वो लिबर्टी के लिए, या वो इंडिपेंडेंस के लिए, या वो मतलब कि स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अंततः उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लड़ाई जीती और हमारा देश, हमारा राष्ट्र संप्रभु बना। यही तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम की स्टोरी क्या, यही तो मतलब स्ट्रगल था कि हम इस जमीन के जो जजमेंट है हम खुद लेंगे, आप नहीं लेंगे, यानी ब्रिटिशर्स नहीं लेंगे इस जमीन के, मतलब इस जमीन के जो जजमेंट है। ठीक है, उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ कि अब राजनीतिक उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद में शक्ति संघर्ष। देखिए, अगर कोई किसान संगठन सरकार से मांग करता है कि हमारी एमएसपी बढ़ाइए, किसानों को उनका कर्जा माफ़ कीजिए, किसानों को जो भी उनकी मतलब कि जो जरूरती सामान चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट जो मतलब उत्पादन कर रहे हैं उनके दाम बढ़ाइए, या अगर किसान सड़क पे आकर के सरकार का विरोध कर रहा है किसी राजनीतिक प्राप्ति के लिए, तो उसका समर्थन होना चाहिए। अगर कोई महिला संगठन आकर के अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ती है सरकार के सामने, तो उसका स्वागत होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कोलकाता में रेप केस देखा है, पूरे देश को झकझोर रख दिया इस केस में। तो क्या ये राष्ट्रवाद है? यही राष्ट्रवाद की भावना मतलब कि हमारे देश में फैली हुई है। इसी दिन के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर उन्होंने देश को आज़ाद कराया था। क्या इसी दिन के लिए हम लोग सभ्य होते जा रहे हैं? हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या इतनी कमजोर है कि हम किसी लड़की का रेप कर सकते हैं? अगर कोई स्टूडेंट संगठन अगर सरकार से ये मांग करता है कि हमारे लिए स्कूल खुलवाइए, हमारे लिए कॉलेज बनवाइए, हमारी यूनिवर्सिटीज खोलिए, तो वो सच्चा राष्ट्रवादी है। वो सच्चा राष्ट्रवादी है। अगर कोई बिजनेस यूनियन यानी कि व्यापारी यूनियन अगर अपने व्यापार को लेकर के अगर धरने बैठता है, वो कहता है कि जीएसटी में आप संशोधन कीजिए, तो वो एक सच में राष्ट्रवादी है। यानी क्या कर रहा है? राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति अगर संघर्ष करता है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है, वही सच में राष्ट्रवादी है। अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, मौलिक कर्तव्यों को आप मतलब कि पालन करते हैं भारत में, तो आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर कोई सफाई कर्मी अगर अपना काम नालियां साफ कर रहा है, अपना काम पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई किसान मतलब कि खेत में पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर गेहूं बो रहा है, अगर फसल उगा रहा है, तो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई व्यापारी यानी बिजनेसमैन अगर अपनी फैक्ट्री में अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अपना अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, अच्छी सैलरी दे रहा है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई चाय व्यापारी अगर सच में मतलब कि चाय का उत्पादन कर रहा है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई महिला अपने अधिकारों पर लड़ रही है, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, उनकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किया गया सबरीमाला मंदिर में और उनको प्रवेश मिला।
और अगर महिला अपनी सुरक्षा को लेकर के सरकार से मांग करती हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ये बात उनकी सुननी चाहिए। सरकार को ये जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अभी रिसेंटली में आप कोलकाता के में रेप केस देख चुके हैं, किस बर्बरता के साथ उसके साथ ये घिनौना अपराध किया गया है। तो क्या वो राष्ट्रवादी हैं? नहीं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो तो स्वार्थवादी हैं। जो लोग आज उस केस को लेकर के जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक नेक्स्ट किसी अन्य लड़की का रेप कर सकता है। यही होता आया है, यही होता आ रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी कौन है, स्वार्थवादी कौन है और लिबरल कौन है। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि मतलब कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें चाइना से बात करनी चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, आप लिबरल हैं, यानी आप उदारवादी हैं। और आज तो जो प्रेजेंट टाइम का जो राष्ट्रवाद है, वो तो यानी जो आज का जो राष्ट्रवाद है वो तो कल्पना से भी परे है। यानी कि उसकी परिभाषा ही बदल दी गई आज की राष्ट्रवादी की। उसकी बिल्कुल मतलब रूपरेखा ही चेंज, उसकी प्रगति को ही चेंज कर दिया गया है। राष्ट्रवाद क्या होता है? अगर कोई जय श्री राम बोलता है वो राष्ट्रवादी है। अगर कोई स्टूडेंट यूनियन का अपोज करता है तो वो राष्ट्रवादी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रवाद को पनपाया जा रहा है। गोदी मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवाद को पनपाया जा रहा है। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान लेकर के अजीबोगरीब वर्ड बोले जाते हैं, वो राष्ट्रवाद है। हिंदू मुस्लिम को लेकर के कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही पूरे इंडिया में, वो राष्ट्रवाद है। लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, वो राष्ट्रवाद है। छुआछूत, क्या ये राष्ट्रवाद है? नहीं, ये राष्ट्रवाद नहीं, ये सिर्फ एक स्वार्थवादी है। ये सिर्फ एक स्वार्थवाद है, यानी कि सिर्फ सेल्फिज्म है। तो हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है और स्वार्थवाद क्या है। नकारात्मक मतलब कि राष्ट्रवाद क्या है? अगर आपको कोई राष्ट्रवाद के प्रति भ्रम पैदा करे, आपको मतलब कि राष्ट्रवाद के जो सच्चाई है उसको रूबरू न करा करके आपको अंधेरे की रोशनी में अगर आपको ले जाता है, तो वो आपका नकारात्मक राष्ट्रवाद है। तो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा, उसकी परिभाषा समझना पड़ेगा। और अगर ऐसी बात करता हूँ तो हम लोग कहते हैं आप तो मतलब कि आप उदारवादी, आपको राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में एक भ्रांति फैला दी गई है कि राष्ट्रवादी क्या है। और जो आधुनिक जो परिभाषा आजकल की है, दोज हु फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज इज कॉल्ड नेशनलिज्म, यानी कि जो भी भारत का नागरिक या जो भी एक सामूहिक मतलब कि जब कह सकते हैं कि जो सामूहिक आकांक्षा है, जो फंडामेंटल राइट्स को मानती है, जो फंडामेंटल राइट्स को पालन करती है, सच में वही राष्ट्रवादी है। हमारा देश, हमारे राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय गीत का, झंडे का सम्मान करना राष्ट्रवाद है। लेकिन वही अगर इन चीज़ों का आप अपमान करते तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप सिर्फ स्वार्थवादी हैं। अगर आप भारत की विरासत को, यानी जो भारत की ऐतिहासिक विरासत है, अगर उसका आप सम्मान करते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं। अगर उसको नहीं मानते हैं तो आप मतलब स्वार्थवादी हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को हमारे देश के बहुत लोग गालियाँ मतलब उनको बड़ा अपशब्दों से संबोधित करते हैं। उनके बारे में पढ़ा कुछ भी नहीं जानते गांधी जी के बारे में, लेकिन राष्ट्रवाद इतना बलवती है कि क्या बात है। कुछ नाथुराम गॉडसे सपोर्ट करते हैं, बताइए। यहाँ तक कि भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमारे देश के बहुत से मतलब कि कुछ लोगों ने उनको टेररिस्ट की संज्ञा दी है। जैसा कि ब्रिटिश उनको मानते थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी कि ये लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, ये टेररिस्ट हैं। नो, ये सच में सच्चे राष्ट्रवादी थे।
वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ भारत में रूल करती थी और उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही थी, वो उनका अपोज कर रहे थे, तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो टेररिस्ट थे? नो, वो सच में राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी स्थापना की ब्रिटिश को भगाने के लिए, वो सच में राष्ट्रवादी थे। लेकिन आजकल का अलगी राष्ट्रवाद पनपाया जा रहा है, अलगी राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है। एक मतलब लोग अंदर एक ऐसी मतलब मानसिकता की जा चुकी है कि राष्ट्रवाद ये है। अगर आप गांधी को गाली देते हैं, आप शब्दों का यूज करते हैं, तो आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। तो आप पहले सबसे पहले राष्ट्रवाद को समझिए कि राष्ट्रवाद क्या है। और जब तक आप इस राष्ट्रवाद विचारधारा को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, अच्छे से गढ़ेंगे नहीं अपने दिमाग में, तब तक आपको लोग सिर्फ यूं ही भ्रमित करते रहेंगे। इसलिए आज की ज़रूरत है, खासकर देश के यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक की यूनिवर्सिटी से दूर रहिए और कोशिश कीजिए किताबों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको सच्चाई से रूबरू होना हो। आपको पता होना चाहिए कि सच में राष्ट्रवादी कौन है। एक तरफ हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, कसम खाते हैं कि हम रक्षा करेंगे बहनों की, लेकिन एक तरफ क्या सोसाइटी में क्या हो रहा है? रेप केसेस हो रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, चाइल्ड मैरिज हो रही हैं। तो क्या ये राष्ट्रवाद है? अगर कोई रिक्शे वाला सच में अगर जिम्मेदारी साथ काम कर रहा है, तो सच में राष्ट्रवादी है, वो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई ऑटो वाला अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो सच में राष्ट्रवादी है। अगर स्टूडेंट अगर वो मन से पढ़ रहा है, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है। अगर टीचर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा रहा है, तो सच में राष्ट्रवादी है। अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को अच्छे से चेक कर रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, तो सच में राष्ट्रवादी है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने ऑफिस में अगर जो भी वहाँ पर फरियादी आए, अगर उनकी जिम्मेदारी के साथ बात सुनता है, तो वो सच में राष्ट्रवादी है। लेकिन वहीं पर कुछ करप्शन भी हो रहा है इंडिया में, ऑफिसों में, और हॉस्पिटल में, स्कूलों में। मैंने यहाँ तक देखा है स्कूलों में कि जो टीचर होते हैं, वो मतलब कि सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो मतलब कि मिड डे मील में दूध आता है, उसकी प्योर दूध चाय पीते हैं। स्कूल मतलब क्लासेस बंद कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं। क्या वो सच में राष्ट्रवादी? वो राष्ट्रवादी नहीं है, उनको हम राष्ट्रवादी नहीं कह सकते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं उनका मतलब 10 से 4 स्कूल टाइमिंग है, वो 2 बजे चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर हैं, तो क्या वो सच में राष्ट्रवादी? कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं, कुछ सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या वो सच में राष्ट्रवादी? नहीं, वो राष्ट्रवादी सिर्फ स्वार्थवादी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सच्चा राष्ट्रवाद क्या है, सच्चा राष्ट्रवाद में कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड की जाती है। दरअसल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रोटेक्टेड स्टेट क्या होता है, बफर स्टेट क्या होता है, और नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है। उसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको खत्म करने के बाद में दरअसल में क्या है कि ये जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को आप पढ़ लोगे, लेकिन आप मेंस का आंसर लिखने में आप मेंस का आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन होती है, काफ़ी डाइवर्स आंसर आपको लिखना पड़ता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना जरूरी है, और ये केवल स्टूडेंट के लिए ही, ये केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल मतलब ये केवल यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है कि आपको राष्ट्रवाद समझना पड़ेगा, सच में राष्ट्रवाद क्या है।
और राष्ट्रवाद समझने के साथ साथ आपकी क्या मौलिक कर्तव्य हैं, आपके क्या देश के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति क्या निष्ठा है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, ये इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके यानी हमारा जो राष्ट्रवाद है वो कहीं कहीं सकारात्मक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ेगा। तो आई होप कोशिश की है मैंने कि आपको राष्ट्रवाद को समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये केवल इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया, लेकिन मैं एक मतलब कि नेशनलिज्म पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे समझाऊंगा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, राष्ट्रवाद होता क्या है, सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या होता है। ये मैं आपको केवल इंटरनेशनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है, ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये समझना पड़ेगा राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, फिर राज्य क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य क्या होता है, उसके बाद में बफर स्टेट क्या होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड स्टेट क्या होता है, उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है, इनकी क्या भूमिका होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होती है, हम इस पर भी काम करेंगे। उसके बाद सीधे आपको ले जाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी बात चर्चा करेंगे, द पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस पर भी काम करेंगे। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसने भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उससे हमको क्या मतलब कि लाभ हुए, क्या मतलब कि लॉसेस हुए हैं, मेरिट्स के डिमेरिट्स क्या हुए हैं, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत के इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव डाला, हम इस पर भी क्या काम करेंगे। उसके बाद फिर आपको समझाएंगे कि हमारे पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र उनसे संबंध कैसे हैं। उसके बाद फिर हम काम करेंगे मतलब कि जैसे द्विपक्षीय हो गया, रीजनल हो गया या ग्लोबल हो गया, हम उस पर भी मतलब कि उस पर भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप जब भी यूपीएससी में प्रीलिम्स से मेंस पहुँचें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से हमारा वीडियो देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही, आपके सपोर्ट से ही ये पॉसिबल है कि हम आपको स्टडी करा रहे हैं, और आपके माध्यम से ही हमारा चैनल हम और आप जुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, कमेंट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।